चलिए इसको देखते हैं। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेफगार्डिंग इंडियन हेरिटेज इज़ द नीड ऑफ मोमेंट। कमेंट कीजिए इस पे कि इंडियन हेरिटेज को सेफगार्ड करना अभी हमारा ज़रूरत है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में लिखे हैं कि इंडियाज़ आर्टिस्टिक हेरिटेज रिफ्लेक्टिंग इट्स डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, थ्रू आउट पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पचर आर्किटेक्चर के थ्रू, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट जो होता है उसके थ्रू, इज़ डीपली रूटेड इन हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस सेंस में यहाँ पे प्रोटेक्टिंग, अब क्या है कि प्रोटेक्टिंग दिस लिगेसी जो हमारा ये है इस तरह का, इसेंशियल टू प्रिजर्विंग इंडियाज़ यूनिक कल्चर। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए। अब रीजन्स फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कारण है, तो रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। क्योंकि ये हमारा जो कल्चर है ये क्या है, हमारा जो समृद्ध इतिहास है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ज़रूरी है। प्रमोट टूरिज़्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ जहाँ भी इको टूरिज़्म को ये प्रमोट करता है हमारा पास्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी देखें या कहीं भी देखें तो लोग वहाँ जाते हैं, इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। फिर क्या है, इंस्पायर करता है फ्यूचर जनरेशन को कि हमारा पास्ट कैसा था, हम अभी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर के जो है इंस्पायर करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि चैलेंजेस क्या क्या है इंडियन आर्ट हेरिटेज को लेकर के, क्या क्या चैलेंजेस है। तो चैलेंज यही है कि क्या, थेफ्ट, इवन सम ऑफ द ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट जो है वहाँ भी हमको देखने को मिलता है। टेम्पल वगैरह जो प्रोटेक्टेड है वहाँ भी देखते हैं कि चोरी का समस्या होता है, और स्मगलिंग है, इलिसिट ट्रैफिकिंग है। ठीक है, एंटिक चीज़ जो रखा हुआ है उसको स्मगल लोग करने लगे हैं, स्मगलर लोग। उसके बाद फिर क्या है, अनरेगुलेटेड टूरिज़्म। तो ये भी जो है, जो प्राइवेट एजेंट हैं ये सब आर्टिस्टिक साइट पे, तो ये हमारे छवि को ख़राब करते हैं। फिर क्या है, म्यूज़ियम का सिक्योरिटी पुअरली, जो सही ढंग से नहीं हुआ है, म्यूज़ियम का जो प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो क्या है यहाँ पे, लेड टू थेफ्ट एंड इंसिडेंट्स, बहुत सारा इस तरह का इंसिडेंट्स देखने को मिलता है। अब वेस्टर्न डोमिनेंस, अब हमारे कल्चर में क्या है कि वेस्टर्न डोमिनेंस देखने को मिलता है। फॉरेन फूड, इस तरह का डांसिंग, म्यूजिक, लैंग्वेज, ये सब जो है हमको अपना कल्चर के लिए तो थ्रेट है ही है। ठीक है, उसके बाद फिर डुप्लीकेशन, फेक आर्ट फॉर्म जो है वो ये इंडेंजर्ड है आर्टिस्टिक लाइवलीहुड के लिए। तो ये सब मेजर्स फॉर सेफगार्डिंग, इसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए, तो आर्टिकल 51 हमारा क्या कहता है फंडामेंटल ड्यूटी में, एंड 49 आर्टिकल मेक्स इट क्लियर दैट बोथ पीपल एंड स्टेट, लोगों की भी जिम्मेवारी है और स्टेट की जिम्मेवारी, हैव ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट दिस साइट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ASI के लिए क्या क्या किए गए, तो ASI का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, चार्ज विथ प्रिजर्वेशन ऑफ टेंजिबल हेरिटेज। उसके बाद फिर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, ये सब कल्चरल अवेयरनेस फैलाएंगे थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश, ये सब के थ्रू। फिर रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल साइट्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब। उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी लॉ है हमारे पास उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, एंड पोजिंग ग्रेटर पेनाल्टी फॉर थेफ्ट
ट्रैफिकिंग एंड वेंडलिज्म। अगर इस तरह का कोई घटना करता है तो उसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सज़ा देंगे। तो यही है फॉर द क्या, फॉर द ये तो इसके लिए क्या करना होगा, इंटेंजिबल हेरिटेज हमारा जो है गवर्नमेंट शुड क्या प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशनल कोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर क्या द डांसर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस, पेंटर्स, ये सब को जो है प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्या द अकाउंट ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हेरिटेज ऑफ इंडिया। 2018 में पूछा गया है, 10 मार्कर है, 150 वर्ड में लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि द अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स क्या सर्व एज इनवैल्यूएबल पर्सपेक्टिव इनटू क्या हिस्टोरिकल ट्रैप्सी ऑफ इंडिया, ऑफरिंग यूनिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल ऑफ आवर पास्ट, ये सब जो है रिफ्लेक्ट करता है ट्रेवलर का जो अकाउंट है। ठीक है, तो चाइनीज़ ट्रेवलर का जो अकाउंट है पहले उसको देखेंगे। तो वो क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि चाइनीज़ ट्रेवलर जो है वो विजिटेड इंडिया प्रीडोमिनेंटली ड्यूरिंग कब 5 से 7 सेंचुरी के आसपास, जब बुद्धिज़्म जो है वो फ्लोरिश कर रहा था। ठीक है, बढ़ रहा था। उसमें से फाहियान है 4 से 5 सेंचुरी, ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है गुप्ता के समय का। ठीक है, गुप्ता एम्पायर का फ्लोरिशिंग बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ट्रेडिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर हुएनसांग है। इत्सिंग के बारे में हम नहीं लिखे हैं, इत्सिंग के बारे में भी लिखना चाहिए। तो हुएनसांग है 7 सेंचुरी एडी। तो कम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हर्ष के समय का बखान करता है हुएनसांग, 7 सेंचुरी। और पिछला वाला जो था वो क्या था, पिछला वाला था 4 से 5 सेंचुरी एडी। अब अकाउंट्स ऑफ अरब ट्रेवलर का बात इत्सिंग का नहीं लिखे हैं, तो इत्सिंग का भी होना चाहिए। अकाउंट्स ऑफ अरब ट्रेवलर, दे विजिटेड इंडिया बिटवीन 8 से 14 सेंचुरी। अरब ट्रेवलर जनरली इस समय आए थे जब इस्लामिक रूल था यहाँ पे तब, और चाइनीज़ आए थे जब बौद्धिज़्म फ्लोरिश कर रहा था। अब अल मसूदी यहाँ पे एक है अरब ट्रेवलर, 10 सेंचुरी में आता है। उसका बुक है, ठीक है, मिराजुल धाफ। तो इसमें क्या है, मिराज अल धाफ मतलब ये मेडो ऑफ गोल्ड ये है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रेड नॉर्थ वेस्ट में जो हो रहा था, और कल्चरल इंटरेक्शन जो हो रहा था वो लोग के साथ, फिर पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ये सब के बारे में जो है चर्चा करता है। उसके बाद फिर इब्न बतूता 14 सेंचुरी एडी, वो विजिटेट करता है कब, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कब, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। रिफ्लेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड कल्चरल क्या। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब अलबरूनी के बारे में, अलबरूनी 11 सेंचुरी में आता है, 11 सेंचुरी में, पर्शियन स्कॉलर है, और क्या मेंशन करता है कल्चरल और साइंटिफिक एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। उसका किताब है किताबुल हिंद। तो वही कह रहा है कि देयर यूनिक पर्सपेक्टिव एंड कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। तो उसका यूनिक पर्सपेक्टिव और कंट्रीब्यूशन था कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, और जैसे लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, ये सब। इकोनॉमिक इंसाइट्स क्या था, तो सिल्क रूट के बारे में वो लिखा है। उसका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है, रिलीजियस एस्पेक्ट है कि सर्वधर्म संभव के बारे में। यहाँ पे इक्वल रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस था उस समय, मुस्लिम हिंदू सब एग्जिस्ट कर रहे थे, बौद्ध। और सोशियो पॉलिटिकल में क्या है, तो सोशियो पॉलिटिकल में है कि सोशल हारमोनीज, हायरार्की यहाँ पे देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इस सब के बारे में।
So the accounts of Chinese and Arab travelers have played a crucial role in क्या construction of क्या history of India, which help to establish a more accurate narrative about our past. अगर हम सही से करेंगे तो एक अच्छा नैरेटिव हमको पास्ट को डिसिफर करने में मदद करेगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, थ्रो द लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। महात्मा गांधी का जो थॉट है उसका क्या महत्व है अभी भी वर्तमान समय में। तो क्या है, महात्मा गांधी थॉट कंटिन्यू टू होल्ड प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस ट्रांसेंडिंग द क्या टेम्पोरल एंड क्या ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब यहाँ पे देखते हैं कि की एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी जी फिलोसफी, गांधी जी के फिलोसफी जो है उनका की एस्पेक्ट्स क्या है, दैट कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट इन सॉल्विंग टूडेज प्रॉब्लम। आज की भी समस्या को दूर करने में गांधी जी का जो विचार है वो मदद करता है, जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा का। इन द एरा ऑफ क्या ग्लोबल टेंशन हो रहा है अभी, कम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्या है, इंडल्ज है किसमें, युद्ध में। दुनिया के अलग अलग भाग में जो है युद्ध में झोंका हुआ है, ठीक है। तो द अहिंसा एंड मेथड ऑफ डिप्लोमेसी इज़ द ओनली इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन। ये सब चीज़ के लिए इफ़ेक्टिव और परमानेंट सॉल्यूशन जो है, ओनली इफ़ेक्टिव एंड परमानेंट भी हमको लिखना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रूथ, सत्य, व्हेन द वर्ल्ड इज क्या फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, डीप फेक, ये सब, एंड डिटोरिएटिंग इथिकल कैरेक्टर ऑफ मीडिया, जहाँ पे नैतिकता जो मीडिया में है वो डिटोरिएट कर रहा है, उसका छवि खराब हो रहा है, और लोग में भी, केवल मीडिया में नहीं, एंड पीपल, द ट्रूथ इज बिगेस्ट वेपन टू सोल्व दिस इश्यू। गांधी जी का जो है तीसरा जो है वो सेल्फ रिलायंस पे जोड़ देते हैं, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। तो वहाँ पे क्या है, स्वावलंबन पे, इज द सॉल्यूशन फॉर क्या जॉबलेस ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज व्हेन वी हैव डिफिसिट इन फाइनेंसिंग वी हैव टू फॉलो द क्या प्रिंसिपल। अगर हम सेल्फ रिलायंस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं से तो हम कर्जा उठाएंगे, और जब हम कर्जा उठाएंगे तो क्या होगा, हमको जिस नेशन से कर्जा उठाते हैं उस नेशन का बात मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये है, सोवर्निटी हमारा इंडेंजर्ड हो जाएगा। द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ पीपल क्या सीइंग इन लास्ट रो। ट्रू डेवलपमेंट अगर हमको देखना है तो हमको देखना होगा कि अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठा हुआ है उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है। कैन बी अचीव ओनली बाई कैसे, गांधीयन फिलोसफी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के द्वारा, दैट इज पंचायती राज, बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल क्या है, सिंप्लिसिटी, मिनिमलिज्म, ठीक है, वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल। तो मिनिमलिज्म जो है ये सब के थ्रू, सादा जीवन, ये सब की मतलब सादगी, ये सब के थ्रू जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को भी हम सोल्व कर सकते हैं। और एजुकेशन, तो दैट एम्फेसाइजेज ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। गांधी जी कहते हैं कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कैरेक्टर को बिल्ड करे, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार का सृजन करे, एंड क्या इनकलकेट होलिस्टिक डेवलपमेंट इज ऑफ अर्जेंट नीड। इसका ज़रूरत है, इस तरह के शिक्षा का ज़रूरत है। उसके बाद फिर है कि गांधीज़म जो है इज क्या अलाइव। गांधीज़म जो है, गांधी का जो विचारधारा है वो अभी क्या है, जिंदा है, एक्टिव है इन मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में, मोर देन एनी अदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और भी जो उनके समकालिक जो लोग थे उन लोगों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देयरफॉर वी कैन से दैट प्रिंसिपल दैट गांधी जी फॉलोड थ्रू आउट हिज लाइफ
एंड हिज टीचिंग्स, उनकी जो उनके द्वारा दिया गया शिक्षा आर स्टिल रिलेवेंट इन बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये है। उसके बाद एक और देखते हैं, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट इन गंधार आर्ट 2019, क्वेश्चन नंबर 10। तो 150 शब्द में लिखना चाहिए। हम इसको अगर देखें ना तो यहाँ पे है कि गंधार आर्ट कुछ फ्लोरिश बिटवीन क्या 1st सेंचुरी BC से 7वां सेंचुरी BC के बीच में जो है ये फ्लोरिश हुआ। प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न क्या अफगानिस्तान एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग ब्लेंड ऑफ इंडिया, सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस। ये तीनों जगह का, सेंट्रल एशिया का, ग्रीको बैक्टीरियन का, ये सब का ब्लेंड वहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम इसमें देखें तो फीचर्स ऑफ क्या गंधार स्टाइल क्या क्या देखेंगे। तो इसमें केवल बौद्धिज़्म के बारे में चर्चा है। उसके बाद ग्रेस एंड स्टोन डोमिनेंस है। उसका स्पिरिचुअल बेसिस दिखाया जाता है। वेवी हेयर, जो हेयर है वो क्या है, मतलब वेव की तरह दिख रहा है। हाफ क्लोज्ड आई है बुद्धा का, और अनसेवन फेस है, मतलब बुद्धा को दाढ़ी है बुद्धा के फेस पे, और मसल्स और वेन जो है विजिबल है। तपस्या किए हैं तो शरीर कमज़ोर है और विजिबल है, और लेस ऑर्नामेंट्री, यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन जो है कम किया गया है बुद्धा का, और यहाँ पे ऑप्टिमम क्लॉथ, बहुत कम क्लॉथ है यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रीको बैक्टीरियन अगर हम देखें तो ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट में अगर देखेंगे तो मेनी ऑफ द इमेजेस ऑफ बुद्धा क्या जो है मॉडल्ड ऑन लाइन ऑफ ग्रीक गॉड, जिसमें अपोलो है, ज्यूस है, एटलस है और हरक्यूलस है। ये सब गॉड जो हैं उनका छवि यहाँ पे दिखता है। आर्किटेक्चर एलिमेंट में अगर देखें सच एज क्या कॉलम कैपिटल और क्या ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीको बैक्टीरियन आर्किटेक्चर। यूज ऑफ स्तूपो एंड स्टोन ये देखने को मिलता है। हाई रिलीफ कार्विंग यूज इन गंधार। सेंट्रल एशियन एलिमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉल इमेज देखने को मिलेगा बुद्धा का। फेस जो होगा वहाँ पे दाढ़ी होगा, दाढ़ी बियर्ड एंड मुस्टेच, मूछ भी देखने को मिलेगा। कर्ली हेयर होगा बुद्धा का। यूज ऑफ हेड गियर, यहाँ पे जो है पगड़ी पहने होंगे बुद्धा। इमेज ऑफन क्या ए कंपेंड विथ वेपन, तो कभी कभी जो है वेपन के साथ दिखाया गया है बुद्धा का। वियरिंग लॉन्ग ओवर कोट एंड बूट्स, जिसे नहीं देखते हैं इसका क्या बोलते हैं सिकंदर का, तो उस तरह का हमको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग ओवर कोट है और जूता पहने हुए हैं। हैलो दिखाई जाएगा पीछे साइड जो चमक होता है, वाज क्रिएटेड अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गंधार आर्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिमार्केबल सिंथेसिस ऑफ सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट, creating a unique artistic tradition that reflect the cultural and artistic exchange of the time। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि 1857 का जो अपराइजिंग वाज कल्मिनेशन ऑफ क्या रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिवेलियन दैट हैड अकर्ड इन क्या प्रिसेंडिंग 100 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। इसको इलूसिडेट कीजिए। तो ये भी 10 मार्कर है, 2019 में पूछा। तो इसको ऐसे हम लिखे हैं, हालांकि इसको और अच्छा से किया जा सकता था। 1857 अपराइजिंग ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये BD सावरकर जी का कहना है, ठीक है। वाज द एसिमिलेशन ऑफ अ स्मॉल एंड बिग रिवेलियन, बहुत सारे छोटा और बड़ा रिवेलियन जो है विद्रोह का मिश्रण के कारण से ये हुआ। which occurred due to socio-economic and cultural religious destruction, इसके कारण से हुआ है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो है द्वारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके कारण से। अब देखते हैं कि ओवरऑल फीचर जो है एसोसिएटेड या फैक्टर एसोसिएटेड भी 1857 के रिवोल्ट के क्या एसोसिएटेड है। उससे पहले इकोनॉमिक अगर देखें तो टैक्सेशन हैवी था, हैवी टैक्सेशन।
अंडर न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट, यहाँ पे जैसे ये समरी इविक्शन है, और उसके बाद फिर इस तरह से हैंडीक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन हो गया, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर है। पॉलिटिकल देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस। सोशियो रिलीजियस का अगर बात करें तो ब्रिटिश जो है ना, वो इंटरफेयर करते थे रिलीजन में, रिलीजन कस्टम ये सब में। मिलिट्री कॉजेज़ तो पता ही है, डिफ्रेंशिएटेड ट्रीटमेंट होता था, अगर इंडियन सोल्जर है तो उसको कम सैलरी मिलना, तो ये हो गया। साइकोलॉजिकल और रिलीजियस, क्रॉसिंग सी, समुद्र पार करने वाला सिस्टम, तो माना जाता था कि समुद्र पार करने से क्या होता है, हमारा धर्म जो है खतरे में हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। न्यू वेपन आया जिसमें से पिग और काव का जो है स्किन यूज हो रहा था कार्टेज में, तो ये सब कारण था। अब कौन कौन सा मूवमेंट 1857 के पहले हुआ, ठीक है, जो 1857 जैसे बड़े विद्रोह की ओर ले आया? तो सिविल अपराइजिंग अगर देखें तो सन्यासी और फकीर रिवेलियन 1770 और 1820 के दौरान जो हुआ। रीजन बंगाल और बिहार में ये रिवेलियन हुआ, कारण तो इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू लैंड पॉलिसी। उसके बाद पोलीगर रिवोल्ट, तो ये होता है 1795 से 1805 के बीच में, और ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है। और काउज ड्यू टू क्या, रिवेन्यू डिमांड एंड इंटरफेरेंस इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है वहाँ पे ब्रिटिश का। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट हाई टैक्सेशन एंड लैंड इविक्शन, तो मोपला अपराइजिंग जो 1836 से 1854। मालाबार रिलीजन में पागलपंथी विद्रोह जो है वो बंगाल में 1825 1835 के बीच में, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है कि फरजाई रिवोल्ट 1838 से 57 में, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है, बंगाल में हुआ। फिर ट्राइबल मूवमेंट अगर देखते हैं तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया, उसके कारण से उनको इविक्शन करना, फॉरेस्ट से बाहर जाना था, निकाला जा रहा था। तो पहाड़िया रिवेलियन है 1778 का राजमहल के एरिया में। उसके बाद चौर अपराइजिंग है 1766 में बंगाल में। उसके बाद संथाल रिवेलियन है 1855-56 में, ये भी राजमहल हिल के पास। रामोसी राइजिंग है 1822, 29 और 39-41 वेस्टर्न घाट में। सो ये सब जो रिवेलियन है 1857 अपराइजिंग वाज नोट इन क्या आइसोलेटेड मूवमेंट, ये अकेला आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं था कि एकाएक हो गया, बट द कल्मिनेशन ऑफ सेवरल स्मॉल एंड बिग रिवेलियन विच हैड क्या सक्सेस तो ज़्यादा नहीं मिल पाई लोगों को ड्यू टू रीजनल डिमांड, क्योंकि रीजनल डिमांड थे, ठीक है। लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कोई बड़ा नेता नहीं था, एंड डिफ्रेंशिएटेड गोल ऑफ डिफरेंट पीपल, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग जो ये था, उसके कारण से। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि एग्जामाइन द लिंकेज बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसांस एंड क्या इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ये अभी देखेंगे। तो इसमें क्या है, ये भी 2019 का है, 10 मार्कर है और 150 जीएस पेपर 1। तो कह रहा है कि 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसांस प्लेड अ पाइवोटल रोल इन शेपिंग इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी। भारत का जो राष्ट्रीय पहचान है, उसमें जो इंडियन भारतीय पुनर्जागरण जो हो रहा था, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा किया है। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाई क्या, तो इंडियन कल्चर, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, ये सब यहाँ पे इस समय में हुआ था। इसको देखते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग क्या फोस्टर्ड अ सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शसनेस एमंग क्या इंडियंस। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं पूरे, लेट्स एक्सप्लोर द लिंकेज कि कैसे कैसे हुआ। तो पहले तो सोशियो कल्चरल एंड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल एंड कल्चर किस तरह से हुआ। तो एलिमिनेटिंग सोशल इविल्स लाइक सती का ख़त्म होना। उसके बाद फिर क्या एम्फेसिस ऑन विडो रीमैरिज, विधवा विवाह पे जो है जो जोड़ दिया गया।
उसके बाद अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बोला कि नहीं चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस फैलाया गया, जागरूकता। अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे ज्योतिबा फूले जो है, ये सब मिस फूले एंड मिसेज फूले। उसका बाद फिर क्या, रिडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, जैसे स्वामी विवेकानंद का स्पीच शिकागो में, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब का जो है ये सब। डिमांड फॉर क्या, पॉलिटिकल ऑपरेशंस, एस्पिरेशन, जैसे वॉइस ऑफ सेल्फ रूल, स्वशासन जिसको बोलते हैं। एंड क्या, पूर्ण स्वराज, ये सब का जो है इसके लिए आवाज़ का उठना। डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज़, मांग का उठना। इक्विटी एंड इक्वालिटी फॉर क्या, जेंडर इक्वालिटी के लिए, महिला पुरुष में समानता के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, तो ये हो गया विमेन एसोसिएशन पुणे में, इलाहाबाद में, ये सब का जो है क्या गठन होना। उसके बाद फिर कह रहा है कि एजुकेशनल रिफॉर्म एंड इंटेलेक्चुअल अवेकेनिंग, इसी पुनर्जागरण के समय में, रेनेसांस के समय में, इस्टेब्लिश डीएवी कॉलेज लाहौर में स्थापना होता है। टीचिंग साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ कल्चरल स्टडी भी पढ़ाया जा रहा था। उसके बाद अगर हम देखें तो रिकॉग्नाइज द रियल फेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, यही पुनर्जागरण जब अंग्रेजी में हो पढ़ा जाने लगा, लोग को अंग्रेजी आने लगा, तो लोग अब जान गए। और भी लोग जैसे दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, रॉलेट एक्ट आया, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी जो है ब्रिटिश का, ये सबको लोग समझने लगे कि अरे एक तरफ से ये कैरोट, एक तरफ से स्टिक कुछ रियायत देता है, दूसरी तरफ से क्या करता है कि प्रॉब्लम करता है, रॉलेट एक्ट की तरह। तो स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस थ्रू डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के द्वारा जो है, मीडिया के द्वारा जो है क्या किया गया, अवेयरनेस फैलाया गया। रीजनल लैंग्वेजेस में भी, क्षेत्रीय भाषा में, जैसे मराठा, बंगाली, ये सब का लिखा जाना। स्कूल फॉर गर्ल, एम्फेसिस ऑन क्या, वुमेन एजुकेशन, जैसे गर्ल स्कूल कहाँ पे, तो नादिया, मिदनापुर जो हुगली के आसपास, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो इसीलिए कनेक्शन बिटवीन इंडियन रेनेसांस एंड क्या, इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी लेड टू ग्राउंड वर्क फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अल्टीमेटली लीडिंग टू नेशनल आइडेंटिटी एंड इंडिया। तो इसीलिए जो कनेक्शन है भारतीय पुनर्जागरण का, इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ये भारतीय राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देता है, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है इसको ग्रो करने में, मजबूत करने में ये एक महत्वपूर्ण। अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि व्हाई कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड और स्टैटिक, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और लेटेस्ट है 2023 में। कह रहा है कि कास्ट आइडेंटिटी जो है भारत में वो फ्लूइड और स्टैटिक दोनों है। तो 15 नंबर का है तो हमें 250 शब्द में लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट आइडेंटिटी, अगर कास्ट आइडेंटिटी के संदर्भ में देखें तो भारत में फ्लूइड है, रेफर्स, इसका मतलब क्या हो गया, रेफर्स टू इवॉल्विंग एडेप्टेबल नेचर ऑफ कास्ट डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस बाय सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज, जैसे जैसे सोशियो सामाजिक और आर्थिक चेंजेज होता है उसमें क्या होता है, ये चेंज को एक्सेप्ट करता है। वेल स्टैटिक भी है, रिफ्लेक्ट करता है क्या कि फिक्स्ड है, इमूवेबल है एस्पेक्ट, ठीक है, डीपली रूटेड है एंशिएंट टेक्स्ट और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी इन कास्ट आइडेंटिटी, कौन कौन सा फैक्टर है जो कास्ट आइडेंटिटी में जो फ्लूइड है, जो बदलाव है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो सोशल काउजेज, सामाजिक कारण क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिक्लाइन इन क्या, सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मणवाद का सुपरमेसी है, ड्यू टू क्या, तो सेक्युलराइजेशन, उसके बाद फिर क्या, मॉडर्नाइजेशन, उसके बाद और क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो ये सब होने के कारण से जो है डिक्लाइन हुआ है ब्राह्मण सुपरमेसी में, ब्राह्मणिज्म में।
उसका फिर इंटर कास्ट मैरिज हैज़ नाउ बिकम क्या कॉमन हो गया है, स्पेशली खास करके सिटी में देखने को मिलता है कि इंटर कास्ट मैरिज हो रहा है। इंक्रीज सोशल मोबिलिटी, जिसे संस्कृताइजेशन, लोअर कास्ट चाहता है कि हम अपर कास्ट का जो है कॉपी करें, पूजा पद्धति हर चीज़ जो है। तो ये पॉलिटिकल काउजेज क्या है, तो राजनीतिक कारण जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, तो आर्टिकल 17, 14, 15, 16 और 18 ये सब प्रमोट करता है इक्वालिटी एंड प्रोहिबिट करता है क्या डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को प्रोहिबिट करता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। लीगल रिफॉर्म भी कुछ है, जैसे कि लाइक SC/ST एक्ट, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ट्राइब, और हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जिसको स्टेटरी मिल गया स्टेटस। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम भी कुछ है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन टू क्या इंसेंटिवाइज इंटर कास्ट मैरिज। तो ये सब कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्या कोलिशन गवर्नमेंट। तो बहुत सारा तो जो पार्टी है वो कास्ट बेस्ड है, पार्टिकुलर कास्ट जो है या पार्टिकुलर रिलीजन जो है उसको क्या वोट करती है। अब कोलिशन हो गया, ऐसे पार्टी का गठबंधन हुआ, तो रीजनल पार्टी BSP, SP, रिपब्लिकन पार्टी, ये सब जो है छोटे कास्ट को बढ़ावा देती है, लोअर कास्ट। अदर फैक्टर क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट, जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट जिसको बोलते हैं, अर्बनाइजेशन, शहर में कोई किसी का कास्ट नहीं पूछता है, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, कॉरपोरेट कल्चर जो होता है, और डिवीज़न ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। जब हम स्किल के आधार पर लेबर का डिवीज़न करते हैं तो वहाँ पे कास्ट हम नहीं पूछते हैं, जिसके पास ज़्यादा स्किल, बढ़िया स्किल होता है। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक एलिमेंट्स इन कास्ट आइडेंटिटी, कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे स्टैटिक एलिमेंट मतलब कास्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है अभी भी, डीप रूटेड कास्ट सिस्टम। तो सोशल फैक्टर में देखें तो यहाँ पे इंट्रा कास्ट मैरिज, अभी भी इंट्रा कास्ट मैरिज हो रहा है 95%, ये डेटा है आपका IHDS सर्वे का। उसके बाद फिर पेट्रियार्कल माइंडसेट है, उसके बाद फिर कास्ट बेस्ड प्रेजुडाइज है। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है, तो ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अराउंड 97% ऑफ जो है ना अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट के लोग करते हैं, सफाई का, वाल्मीकि समाज, ये सब। तो इस तरह से अगर होगा, अब मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो सोशल जस्टिस के द्वारा ये रिपोर्ट है। उसके बाद फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज पर रिपोर्ट ऑफ NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, ठीक है। तो क्राइम अगेंस्ट SC जो है हैव इंक्रीज बाई 1.2%, 2021-2020 के तुलना में 2021 में 1.2% SC के विरुद्ध जो है वो बढ़ा है डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होने के कारण से। तो ये सब चीज़ें जो है वो मतलब डिजोल्व नहीं होने देती है कास्ट सिस्टम को। कास्ट बेस्ड कम्युनिटी एंड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, जैसे कास्ट बेस्ड सिविल सोसाइटी होता है, ग्रुप कॉलोनीज़ का बनना। अभी शहर में देखते हैं कि इस कोई पार्टिकुलर कास्ट के ही लोग इस कॉलोनी में ज़मीन ले सकते हैं, जब प्लानिंग होता है तो वहाँ पे कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो भी तो कास्ट पे दिया जाता है। तो कैसे कास्ट इवॉल्व होगा, जैसे ST को 7.5%, SC को 15%, OBC को 27% और न्यूली जो है EWS को 10%। अब कह रहा है कि मेजर्स टू फाइट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कौन कौन से मेजर्स लिए गए या लिए जा सकते हैं जिससे फाइट किया जा सकता है। तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी कानून है उसका सही से पालन होना। प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव,
आप इकोनॉमिक इंसेंटिव दीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिए, जिसके पेट में खाना हो, जिसके हाथ में पैसा हो, वो कास्ट नहीं करता है। क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, रीच टू लोअर स्ट्रेटा। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सबसे छोटे तबके, निम्न तबके को भी पहुंचना चाहिए। प्रमोट कॉरपोरेट कल्चर, कॉरपोरेट कल्चर को प्रमोट कीजिएगा, स्किल के आधार पे उसको पहचान मिलेगा। प्रमोट क्या, डाइवर्सिटी एंड क्या, इंक्लूसिवनेस इन ऑल द एस्पेक्ट्स। सारे स्फेयर में, सारे सेक्टर में इंक्लूसिवनेस को लाइए, डाइवर्सिटी को प्रमोट कीजिए, कास्ट सिस्टम अपने आप ख़त्म होगा। ऑल्दो कास्ट सिस्टम इन इंडिया जो है हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस, जबकि कंक्लूजन में, जबकि कास्ट सिस्टम भारत में बहुत चेंजेज हुआ है, which has led to its क्या, डिवोल्यूशन, बट a static factor still existed due to long historical story। तो इसीलिए बहुत लंबे समय से चला है, तो इसलिए ये ख़त्म नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली डिपिक्ट्स एन इकोनॉमिक फैक्टर रादर देन क्या, सोशल वैल्यू। डिस्कस कीजिए। ये 10 मार्कर है, 2014 में पूछा था, उस समय 200 वर्ड में पूछता था, 10 मार्कर। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको शुरुआत किए हैं। अ जॉइंट फैमिली इज अ टाइप ऑफ क्या, एक्सटेंडेड फैमिली वेयर 2 और मोर जनरेशन एक साथ रहते हैं फ्रॉम द सेम पेरेंटल और पैटर्नल और मैटरनल लाइन हैव गेदर्ड इन सेम हाउसेस। एक ही हाउस में एक से ज़्यादा जनरेशन साथ में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। अब लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेरियस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। हाउएवर, हालांकि इनका जो लाइफ साइकिल है जॉइंट, अलग अलग सामाजिक और कल्चरल फैक्टर में हम देख सकते हैं, लेकिन हाउएवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन प्ले अ ग्रेटर रोल। जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है जॉइंट फैमिली को बनाए रखने में, चाहे जो भी हो, डिसाइडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली। अब हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जॉइंट फैमिली। कौन कौन इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या है जो कि जॉइंट फैमिली को बनाए रखता है। तो शेयर्ड रिसोर्सेज। अब जॉइंट फैमिली है तो सब लोग अपने रिसोर्स को पूल करते हैं, तो रिड्यूस होता है इंडिविजुअल फाइनेंशियल बर्डन। अकेले लोग पे बर्डन घट जाता है, सब लोग कमाने वाले हैं। हाउसिंग कॉस्ट भी घट जाएगा, शेयरिंग सब कर रहा है तो हाउस का रेंट, अब कोई फ्लैट में 2 बंदा रह रहा है तो आधा आधा हो गया, अकेले रहता तो ज़्यादा होता। तो ही चीज़ होगा, या तो सब स्टूडेंट ख़राब फ्लैट में रहे या तो शेयर करके रहे अच्छे फ्लैट में। चाइल्ड केयर क्या होगा, चाइल्ड केयर पे भी फैमिली मेम्बर कैन क्या प्रोवाइड। अब ज़्यादा लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, दादा हैं और कोई हैं, तो बच्चे का लालन पालन जो है सही ढंग से होता है। तो चाइल्ड केयर रिड्यूसिंग क्या, एक्सपेंसेस फॉर वर्किंग। हाँ, इल्डर केयर भी बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ओल्डर फैमिली मेम्बर कैन बी केयर्ड फॉर क्या, एट होम एवॉइडिंग कॉस्टली नर्सिंग होम। अगर न्यूक्लियर फैमिली होता है तो नर्स लगा देता है और ये तो उसके लिए पे करना पड़ता है। यहाँ पे फैमिली मेम्बर ही देखते हैं और ज़्यादा इंटैक्ट होगा, ज़्यादा केयर होगा, क्योंकि रिलेटिव हैं, दादा हैं, हम उनको बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। तो ये सब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क परचेजेज एंड शेयर्ड यूटिलिटी। जितने भी चीज़ होगा बल्क में परचेज होगा तो वहाँ भी हमको कम लगेगा पैसा, बार्गेन कर सकते हैं। एंड लोअर ओवरऑल लिविंग कॉस्ट। सोशल वैल्यू जो इफ़ेक्ट करता है जॉइंट फैमिली को, तो ये है ट्रेडिशन, मेनी कल्चर्स वैल्यू, ये मल्टी जनरेशनल लिविंग अरेंजमेंट यहाँ पे सोशल वैल्यू के रूप में देखने को मिलता है जॉइंट फैमिली में। फैमिली बॉन्ड, जॉइंट फैमिली कैन क्या फोस्टर। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन जनरेशंस, 1 से 2 जनरेशन साथ में रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली में कहाँ देखने को मिलेगा। फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जॉइंट फैमिली में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है। सम सोसाइटीज क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है, ग्रुप कंसेंसस बनाते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो अच्छा डिसीजन मेकिंग होता है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जॉइंट फैमिली में एल्डर्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या है, जॉइंट फैमिली कैन प्रोवाइड इमोशनल
ठीक है। और practical support to all members, while social value have क्या historically been important in manifesting joint family system, like social value भी जो है वो महत्वपूर्ण रखता है जॉइंट फैमिली को बनाए रखने में, लेकिन नाउ डेज आजकल जो है बट इकोनॉमिक प्रेजेंस प्रेशर इन मॉडर्न सोसाइटी आर्ग्यूबली क्या है एक्सटेंड स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस। तो लेकिन इकोनॉमिक वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा मायने रखता है अभी आज के समय में। फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली, कौन कौन सा फैक्टर? लैंड रिफॉर्म, अभी इकोनॉमिक का ही दिए तो थोड़ा सा और इस पर जोड़ देते हैं, हालांकि लास्ट में ये लिखते तो ठीक रहता। जैसे लैंड रिफॉर्म हुआ तो लैंड सेलिंग एक्ट आया और उसमें से क्या हो गया, ज़मीन कम पर फैमिली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जॉइंट फैमिली को सस्टेन करने में। एजुकेशनल और ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, तो एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये सब के कारण से जो है ना स्कोप हुआ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। इसके कारण से जो है ना कि जॉइंट फैमिली जो है बाहर लोग चले गए, बाहर में खर्च ज़्यादा है, तो थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट क्या, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, और यहीं से न्यूक्लियर फैमिली का जो है ये आएगा। अगर इसको देखें न्यूक्लियर फैमिली बनने लगा ये, तो ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि ये भी पूछा है 2022 में, 10 मार्कर है तो हमको लिखना चाहिए 150 वर्ड, थोड़ा मोड़ा बढ़ सकता है घट सकता है। तो यहाँ पे है कि एक्सप्लोर एंड क्या इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जो है उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और उसके प्रभाव को भी बताइए ऑन फैमिली रिलेशनशिप, जो फैमिली रिलेशनशिप है उस पर। तो अब इसका इंट्रोडक्शन, जनरली वर्क फ्रॉम होम कब आए, मतलब न्यूज़ में होने लगा या हाईलाइट होने लगा कोविड-19 के समय में। हालांकि कोविड जब हम लिख रहे हैं तो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो कोविड-19 पेंडेमिक, द कोविड-19 पेंडेमिक इंट्रोडक्शन में एक्सेलरेटेड द एडॉप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम। अब एक बार में WFH लिख दिए तो बार बार वर्क फ्रॉम होम लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, WFH लिखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो कह रहा है कि द कोविड पेंडेमिक हैज एक्सेलरेटेड द एडॉप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, प्रैक्टिसेस ग्लोबली और इंक्लूडिंग इंडिया। विश्व के साथ साथ कोविड पेंडेमिक के समय में भारत में भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। दिस शिफ्ट हैज़ सिग्निफिकेंटली क्या अल्टर्ड द डायनेमिक्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप पे जो है प्रभाव पड़ा। अब दोनों तरह का ये चैलेंजेज होगा, अपॉर्चुनिटी के रूप में भी, ब्रिंगिंग बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। आइए देखते हैं कैसे अपॉर्चुनिटी और कैसे चैलेंजेस, इसको थोड़ा हम बड़ा लिखे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट रहेगा तो लिखते वक्त फाइनल में कम भी रहेगा, तो हालांकि अब आएगा नहीं, लेकिन ऐसे वगैरह हम पॉइंट लिख सकते हैं। तो पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इंक्रीज क्या फैमिली टाइम। जो फादर या मदर वर्किंग है वो अपने बच्चों को टाइम या फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब वो टाइम दे पाएंगे, तो इससे सोशलाइजेशन बढ़ेगा चिल्ड्रेन के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क शेड्यूल, तो वर्क शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। स्ट्रेंथल मैरिटल रिलेशनशिप स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग करेंगे, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होगा, पति पत्नी पेरेंट्स ये सब के बीच में जो है सही ढंग से बातचीत होगा। कॉस्ट सेविंग, अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो भाड़ा मेरा बच रहा है, तो रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन जो कि घटेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव वर्क कैन बी डन, अब इस चूँकि घर में है तो दूसरा काम भी कर सकते हैं हम ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से। निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है। तो ये क्या होगा, ब्लरिंग ऑफ द बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड फैमिली लाइफ। पहले तो था कि 10 बजे गए और 4 बजे आए, तो ऑफिस का हमको समय पता चल रहा था, अब क्या है घर पे ही है, तो फैमिली को जो वर्क टाइम देना है या काम का कब है वो बाउंड्री ब्लर हो गया है, मतलब अब डिस्टिंक्ट नहीं रहा, डिस्टिंग्विश नहीं रहा।
जैसे रोल कन्फ्लिक्ट होगा, काम करते रहेंगे, घर में बीवी बोलेगी कि ये करो, तो वहाँ पे, या हम बोलेंगे उनको उनके समय में, तो रिड्यूस क्या है, पर्सनल स्पेस भी घटेगा। इस तरह से ऑफिस जाने के बाद लोग अपना पर्सनल स्पेस में वर्क करते थे, तो वो अब नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। इंक्रीज बर्डन ऑन वुमेन फॉर क्या, हाउस होल्ड वर्क। अब हम घर में पड़े रहेंगे वर्किंग पीपल जो है, तो क्या होगा, चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो क्या होगा, इंक्रीज बर्डन इंक्रीज हो जाएगा हाउस होल्ड वुमेन पे। लेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ द इमीडिएट फैमिली आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली। अब घर ही में है तो सोशल इंटरेक्शन जो है बाहर का वो घट जाएगा। टेक्नोलॉजी ओवरलोड होने के कारण से लीडिंग टू क्या, डिजिटल फैटिग, हमेशा डिजिटल डिजिटल डिजिटल, तो रिड्यूस क्या, क्वालिटी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है उसका क्वालिटी घट जाता है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रभाव भी पड़ता है इससे। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, ये सब स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस है, बर्नआउट है, कंप्यूटर पे काम करने से ज़्यादा थकान, जल्दी थकान होता है, चिल्ड्रेन खतरनाक थकान होता है। इस चीज़ को हम फील किए हैं पब्लिकेशन वाला वर्क में, या इसे भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है चिल्ड्रेन एंजाइटी। अब लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन एंड पॉलिसी कंसिड्रेशन, तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है या किया गया है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट विथ क्या, इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। अब देखिए ना, एक बार WFH लिख दिए तो अब बार बार ये लिख सकते हैं। ऑन फैमिली रिलेशनशिप विल डिपेंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके अंदर में काम करते हैं, गवर्नमेंट एंड फैमिलीज देमसेल्फ एडेप्ट टू दिस न्यू रियलिटी। ये जो नया जो है सेटअप है, नए तरह का कल्चर है, इसको हम किस तरह से लेते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और फैमिली जो है वो अडेप्ट करता है इसको, इस पे डिपेंड करता है। अब क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर कैन क्या, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट क्या, किस तरह का, दैट प्रमोट क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड होम। अब पता चला 11 बजे रात है, सो रहे हैं, और वहाँ पे क्या आया, ग्रुप का कॉल आता है कि चलो आओ मीटिंग पे आ जाओ। तो ये तरह का कल्चर में सही नहीं है। तो एक फ़िक्स टाइमिंग होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम भी है तो, ताकि होम लाइफ और वर्क लाइफ में एक बाउंड्री क्रिएट हो सके। जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी का इनिशिएटिव। इफोर्ट टू एड्रेस क्या, जेंडर डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड लेबर विल बी हाँ इसेंशियल। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है कि आप भी जो वर्डन बढ़ रहा था, यहाँ पे देखिए ना कि यहाँ महिलाओं पे बर्डन बढ़ रहा है, तो इस तरह का सेटअप होना चाहिए ताकि वर्क फ्रॉम होम में बर्डन जो है महिलाओं पे कम है, हाउस होल्ड बर्डन, ठीक है। तो ये वाला, और नीड ऑफ क्या, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट का ज़रूरत है। अब घर में है तो थोड़ा सा ये होना चाहिए कि ऑफिस टाइप का है, थोड़ा सा अपने वर्क के समय में वर्क कर रहा है, सही से टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने आप को एडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं, ये भी है। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो अब कंक्लूजन में है कि द शिफ्ट इन न्यू वर्क कल्चर, जो बदलाव हुआ है, शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है वर्क कल्चर, हैज़ पोटेंशियल टू क्या, रिडिफाइन फैमिली डायनेमिक्स एंड वर्क लाइफ इंटीग्रेशन इन 25th सेंचुरी। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट करता है। हम रिसर्च कर सकते हैं इस एरिया में, क्रिटिकल एरिया है, इसमें स्टडी जितना करें, ये चूँकि आने वाले समय में बस अब ये न्यू कल्चर जो है चलने वाला है, पॉलिसी कंसिड्रेशन, तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। बाकी आपका रिव्यू जो है बहुत ही हमारे लिए काम का चीज़ होगा, आप इस पर रिव्यू कीजिए। और मैटर नहीं करता आप कैसा लिख रहे हैं, आप जैसे ही जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा लिखेंगे धीरे धीरे, इसलिए लिखना मैटर करता है। कमेंट में लिखिए क्या पॉइंट और जोड़ा जा सकता है किस क्वेश्चन में। आज हमने इतना क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया, ये मेरा अपना लिखा हुआ है।
आगे और लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।